नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भारत अब अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की अगली बड़ी छलांग लगा रहा है। एक ऐसी तकनीक जिसके बिना भविष्य के चंद्र मिशन, स्पेस स्टेशन और मानव अंतरिक्ष अभियान अधूरे हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेस डॉकिंग की, यानी अंतरिक्ष में तैरते दो अलग अलग व्हीकल को बेहद सटीक तरीके से आपस में जोड़ने का जादुई क्षमता। आज की इस बेहद खास रिपोर्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे इसरो का वो सीक्रेट मास्टर प्लान जो चांद से मिट्टी वापस लाने वाले चंद्रयान-4 की नींव बन चुका है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसरो के स्पेसडेक्स मिशन ने भारत का क्या सिखाया है, चंद्रमा से सैंपल धरती पर कैसे वापस आएंगे और चांद के साउथ पोल पर बनने वाले इंटरनेशनल बेस में भारत की क्या भूमिका होगी। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, भारत का स्पेस सुपर प्लान। तेईस अगस्त 2023 ये वो तारीख थी जब भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि इसरो चांद की दुर्गम सतह पर न सिर्फ सुरक्षित लैंड कर सकता है बल्कि वहां रोवर दौड़ाकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। लेकिन अंतरिक्ष की रेस में भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। अब इसरो का मिशन सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं बल्कि वहां से सुरक्षित वापस लौटना है। सबसे बड़ा सवाल यही कि चांद की मिट्टी और चट्टानों के बेशकीमती नमूनों को समेटकर लाखों किलोमीटर दूर धरती पर वापस कैसे आया जाए। इसी सवाल का जवाब छिपा है भारत के अगले सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-4 में, जो भारत को स्पेस की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद सुपर पावर बनाने जा रहा है। Confirmation based on telemetry as well as with images. Now we have done both of them. Now we can declare that the SpaceX docking has been achieved successfully. Very happy and proud that we have achieved the SpaceX mission. Our dream of achieving the docking in space has come true. Kudos to all of you. We have done it. यहीं से शुरू होती है स्पेस डॉकिंग तकनीक की वो रोमांचक कहानी जो भविष्य के स्पेस मिशनों की रीढ़ है। बेहद आसान भाषा में समझें तो डॉकिंग का सीधा मतलब है स्पेस में तैरते दो अलग अलग व्हीकल को एक ही ऑर्बिट यानी कक्षा में लाना, उनकी स्पीड को एक समान करना और फिर उन्हें बेहद सुरक्षित तरीके से आपस में लॉक कर देना। और इस बेहद जटिल खेल के असली खिलाड़ी है व्हीकल में लगे अल्ट्रा मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, बेहद संवेदनशील लेजर सेंसर्स, सुपर कंप्यूटर्स और छोटे छोटे रॉकेट इंजन जिन्हें थ्रस्टर्स कहा जाता है। ये थ्रस्टर्स स्पेस के सन्नाटे में फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और दोनों व्हीकल को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाते हैं। जैसे ही दोनों के पोर्ट्स आपस में टच होते हैं, डॉकिंग मैकेनिज्म उन्हें फौलादी पकड़ के साथ लॉक कर देता है। पल भर में दो अलग अलग तैरते व्हीकल एक सिंगल संयुक्त सिस्टम बनकर स्पेस में दौड़ने लगते हैं। The entire ISRO team is a significant milestone. The future is bright. We have major milestones for which this is a critical achievement. Hearty congratulations once again and best wishes. A proud nation having this technology with us, which is really required for our future missions, including Chandrayaan-4, crewed mission landing on Moon, VAS related activities. This is a first stepping stone towards those important activities. On this occasion, let me thank each and every one of you, specifically our elders, and congratulate once again. स्पेस के इसी सबसे बड़े इम्तिहान को पास करने के लिए भारत ने अंजाम दिया एक बेहद साहसिक मिशन। उसका नाम है स्पेसडेक्स।
इसरो का ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारत की अंतरिक्ष कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस मिशन के लिए इसरो ने स्पेस में 2 छोटे सैटेलाइट्स भेजे। एक का नाम था SDX-01 और दूसरे का नाम SDX-02। इनमें से एक व्हीकल बना चेजर यानी पीछा करने वाला शिकारी और दूसरा बना टारगेट यानी उसका लक्ष्य हासिल करने वाला, जिसके बाद भारत ने इस मिशन से दिखा दिया कि वो अंतरिक्ष का नया बॉस है। और यही वजह है कि स्पेसएक्स की ये कामयाबी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यही वो जादुई तकनीक है जो भारत के अगले महामिशन यानी चंद्रयान 4 की रीढ़ बनने जा रही है। चंद्रयान 4 का असली मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के बेशकीमती नमूने समेटकर उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाना है। और इस मिशन की जटिलता और चुनौती चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 का काम सिर्फ चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना, वहां एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन चंद्रयान 4 को चांद की जमीन पर उतरना भी है, सैंपल भी उठाने हैं और फिर चांद की सतह से ही एक रॉकेट उड़ाकर स्पेस में चक्कर काट रहे दूसरे व्हीकल तक उन सैंपल्स को पहुंचाना भी है। और इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव होगा उन सैंपल्स को लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होना। इसरो के वरिष्ठ अधिकारी MR राघवेंद्र ने हाल ही में इस बेहद जटिल प्रक्रिया की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाई। उनके मुताबिक भविष्य के इस ऐतिहासिक सैंपल रिटर्न मिशन में एक ऑर्बिटर लगातार चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा, जबकि लैंडर चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर कदम रखेगा और वहां से मिट्टी और चट्टानों के बेशकीमती नमूने इकट्ठा करेगा। असली रोमांच इसके बाद शुरू होगा। नमूनों को समेटकर लैंडर या उससे जुड़ा एक विशेष व्हीकल चांद की सतह से शक्तिशाली टेक ऑफ भरेगा और स्पेस की इनफाइनाइट डेप्थ में चक्कर काट रहे उसी ऑर्बिटर के पास पहुंचेगा। इसके बाद जीरो ग्रेविटी में इन दोनों व्हीकल के बीच वो ऐतिहासिक डॉकिंग होगी जिसकी तैयारी इसरो लंबे समय से कर रहा है। डॉकिंग होते ही चांद के उन सैंपल्स को बेहद सुरक्षित तरीके से रिटर्न व्हीकल में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर वो व्हीकल चांद को अलविदा कहकर सीधे पृथ्वी की ओर रवाना हो जाएगा।
साफ है, चंद्रयान 4 की असली परीक्षा सिर्फ चांद की छाती पर कदम रखने की नहीं, बल्कि असली अग्नि परीक्षा तो शुरू होगी जब चांद की सतह से वापस उड़ान भरने वाला वो सिस्टम सही समय पर स्पेस की सही कक्षा में पहुंचेगा। जरा सोचिए, लाखों किलोमीटर दूर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उस उड़ते हुए व्हीकल को खुद स्पेस के सन्नाटे में अपना मुख्य ऑर्बिटर को खोजना होगा, उसकी खौफनाक रफ्तार से अपनी रफ्तार का तालमेल मिलाना होगा और बिना किसी घातक टक्कर के बेहद शालीनता के साथ उसके साथ लॉक होना होगा। इसके बाद चांद के उन बेशकीमती नमूनों को एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में पूरी सुरक्षा के साथ ट्रांसफर करना होगा ताकि वो पृथ्वी के वायुमंडल की जानलेवा गर्मी को झेलते हुए सुरक्षित धरती पर पहुंच सके। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अंतरिक्ष साइंस का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। इसरो के लिए इस डॉकिंग तकनीक का मतलब सिर्फ चंद्रयान 4 तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की नजरें स्पेस में अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने पर है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। साल 2035 तक स्पेस में भारत का अपना घर होगा, जो कई अलग अलग मॉड्यूल से मिलकर बनेगा और शुरुआती ब्लूप्रिंट के मुताबिक इसमें 5 बेहद एडवांस मॉड्यूल शामिल होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि आखिर इतने विशालकाय स्टेशन को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में बनाया कैसे जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। जाहिर है, पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को एक ही बार में किसी एक रॉकेट से स्पेस में भेजना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। इसलिए इसरो ने इसकी एक अचूक रणनीति बनाई। इस स्टेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स को पृथ्वी से अलग अलग समय पर टुकड़ों में लॉन्च किया जाएगा और फिर स्पेस की इनफाइनाइट डेप्थ्स में तैरते हुए इन सभी हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाकर आपस में लॉक किया जाएगा। और ये पूरा महा ऑपरेशन मुमकिन होगा सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी से। इसरो के वरिष्ठ अधिकारी एम.आर. राघवेंद्र ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि भारतीय स्पेस स्टेशन के वजूद के लिए ये डॉकिंग तकनीक कितनी ज्यादा संजीवनी साबित होने वाली है। उनका कहना साफ है, अगर हमें स्पेस में एक आलीशान स्टेशन खड़ा करना है तो इसके हर एक मॉड्यूल को अंतरिक्ष के सन्नाटे में सही पोजीशन पर लाना होगा, उसकी रफ्तार को बेहद बारीकी से कंट्रोल करना होगा और फिर बिना किसी झटके के दूसरे मॉड्यूल से लॉक करना होगा। बात सिर्फ स्टेशन बनाने तक ही खत्म नहीं हो जाती। जब ये स्टेशन बनकर तैयार होगा तब भविष्य में धरती से इंसानों को लेकर जाने वाले गगनयान या रसद और ईंधन लेकर जाने वाले कार्गो शिप भी इसी डॉकिंग तकनीक के सहारे स्टेशन से जुड़ पाएंगे। इसका सीधा और साफ मतलब है कि इसरो का स्पेसएक्स कोई आम या छोटा मोटा तकनीकी एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये तो भारत की उस महायात्रा की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है जो एक छोटे से डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर चांद से मिट्टी लाने वाले चंद्रयान 4 अंतरिक्ष में भारत के अपने घर और मानव स्पेस उड़ानों के सुनहरे भविष्य को आपस में जोड़ती है। रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। मेरे मिशन के द्वारा जो मैं वापस आने के बाद जो उत्साह और जो सपोर्ट और जो एक्साइटमेंट देखा, मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम अभी जो हमने बनाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। हम गगनयान में एक ह्यूमन को भेजेंगे, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा और उसके बाद 2040 में कोई ना कोई
मून पे ज़रूर जाएगा। मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का, और जिस तरह का एक्साइटमेंट सभी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता है कि हमें इसको परस्यू करना चाहिए और आगे इस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे मिशन के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मिशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की कक्षा फतह करने के बाद अब भारत की नजरें उससे कहीं आगे चंद्रमा पर इंसानों की स्थायी और लंबे समय तक मौजूदगी दर्ज कराने पर टिकी है। आज पूरी दुनिया की दिग्गज स्पेस एजेंसियां चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल को अपने भविष्य के मिशनों के लिए इंपॉर्टेंट मानती हैं, और इसकी सबसे बड़ी और इकलौती वजह है वहां मौजूद पानी की बर्फ की अपार संभावनाएं। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ ऐसे बेहद गहरे और विशाल क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की सीधी रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। साइंटिस्ट को पूरा भरोसा है कि हमेशा अंधेरे में डूबे रहने वाले इन हिस्सों में पानी ठोस बर्फ के रूप में छिपा है। अगर भविष्य में इस बर्फ को सही मात्रा में बाहर निकाला जा सका तो चांद की धरती पर इंसानों के जिंदा रहने के लिए पानी और मशीनों और रॉकेट्स को चलाने के लिए सबसे कीमती ईंधन बन जाएगा। यानी चांद का यह हिस्सा भविष्य की मानव बस्तियों का पावर हाउस बनने जा रहा है। यही वजह है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत को चांद के साउथ पोल पर स्थायी मून बेस बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि हमें यह हकीकत समझनी होगी कि किसी भी इंटरनेशनल मून बेस योजना में भारत को आमंत्रित किए जाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भारत को वहां निर्माण का कोई काम पहले ही सौंप दिया गया है। इस महामिशन में भारत का असली कद और भूमिका आने वाले समय की रणनीतिक बातचीत, आपसी समझौतों और इसरो की तकनीकी हिस्सेदारी से तय होगी। लेकिन भारत के पास योगदान देने के लिए क्षमताओं का एक पूरा समंदर मौजूद है। इसरो इस अंतर्राष्ट्रीय चंद्र कार्यक्रम में एडवांस रोबोटिक्स, चांद की सतह की सटीक मैपिंग, हाईटेक वैज्ञानिक उपकरण, स्पेस कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, पावर सिस्टम और चांद के संसाधनों की गहराई से रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अपनी धाक जमा सकता है। देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। लेकिन चांद पर इंसानी बस्तियां बनाना और एक स्थायी बेस खड़ा करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि चांद की जमीन पर कदम कदम पर मौत का साया है। हमारी पृथ्वी जैसा जीवन देने वाला वायुमंडल नहीं है, बल्कि वहां खतरनाक वैक्यूम है। वहां का तापमान पल भर में
हड्डियों को पिघला देने वाली झुलसती गर्मी से लेकर 0 से 200 डिग्री नीचे तक की हाड़ कपाने वाली जानलेवा ठंड में तब्दील हो जाता है। सतह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कदम बढ़ाना बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन सबसे बड़ी और अदृश्य आफत है लूनर डस्ट, यानी चांद की बेहद महीन और नुकीली धूल। ये धूल इतनी खतरनाक है कि ये हमारे एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट को काट सकती है, करोड़ों डॉलर्स के इक्विपमेंट्स और मशीनों को जाम कर सकती है और सोलर पैनलों की बिजली बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए ठप कर सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को वहां महीनों और सालों तक जिंदा रखने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि लगातार मिलने वाली ऑक्सीजन, अटूट ऊर्जा का स्रोत, खाना, अंतरिक्ष से बरसने वाले जानलेवा रेडिएशन यानी विकिरण से फौलादी सुरक्षा और पल पल का निर्बाध कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। यही वजह है कोई भी देश रातों रात चांद पर अपना बेस नहीं बना सकता। इस महापरियोजना को अलग अलग चरणों में धीरे धीरे विकसित करने में दुनिया को कई साल और मुमकिन है कि कई दशक और भी लग जाए। ये इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे लंबा और सबसे कठिन मिशन होने जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।